नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। शाम के 7 बज गए हैं और समय हो गया है मनी सेंट्रल का। शुरुआत करते हैं मनी सेंट्रल की। हर रोज की तरह मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज कौन सी बड़ी खबर है सर जिस पर हम चर्चा करेंगे? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका और सारे दर्शकों का स्वागत है। हमारे लिए सबसे बड़ी खबर आज एक तरह से भारत में LIC का IPO है, जिसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि आपको उसमें निवेश करना है और आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। पर आसपास दुनिया में सबसे बड़ी खबर रूस से आ रही है। रूस ने एक एनर्जी वार या ऊर्जा युद्ध अब आधिकारिक रूप से छेड़ दिया है और हम आपको बताएंगे कि इसका असर हमारी आपकी जेब पर और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा। और इसके अलावा भी कई और ज़रूरी खबरें हैं, जिनके लिए हम चलते हैं शुभम के पास। कई और ज़रूरी खबरें कौन सी हैं, इसके लिए हम देखते हैं ऑन द शो। तो शुरुआत होगी रूस से। क्या पुतिन कर रहे हैं यूरोप को ब्लैकमेल? वर्ल्ड बैंक को सता रही है किस बात की चिंता? किचन में भड़क सकती है तड़के की महंगाई और राज्यों को क्यों नहीं मिल रही बिजली, इस पर करेंगे चर्चा। HUL के नतीजों के भीतर क्या है और LIC में क्या मिलेगा आपको पैसा बनाने का मौका? इन सब मुद्दों पर होगी बात। अंशुमान जी से होगी चर्चा। विस्तार से आपको बताएंगे हर खबर की परत दर परत। लेकिन सबसे पहले बात रूस से। रूस ने यूरोपीय देशों की गैस सप्लाई रोक दी है। इसकी शुरुआत हो गई है बुधवार को पोलैंड और बुल्गारिया की जाने वाली जो गैस है उसको रोक दिया गया है। यूक्रेन के साथ युद्ध छेड़ने के लिए यूरोप के देश रूस का विरोध कर रहे हैं और उसके खिलाफ सख्त आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। इसके बावजूद यूरोप के देश रूस से लगातार गैस और तेल खरीद रहे हैं। पूरे यूरोप को सख्त संदेश देने के लिए रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया की गैस सप्लाई को रोक दिया है, लेकिन यूरोप के देश इसे ब्लैकमेलिंग मान रहे हैं। अपने तेल और गैस की 1/3 जरूरत यूरोप रूस से ही पूरी करता है, उस पर पूरी तरह से निर्भर है। सर, कटौती किस तरह की गई है और ये किस तरह लागू हुई है? रूस यूक्रेन युद्ध में शुभम ऊर्जा वार या एनर्जी वार की संभावना पहले दिन से बन रही थी, क्योंकि वही अकेली सबसे बड़ी ताकत है जिसके दम पर पुतिन यूरोप पर दबाव बना सकते हैं और यूरोप को अपनी शर्तों पर राजी कर सकते हैं। और जबकि दूसरी तरफ हमने पिछले 2 महीने में 3 महीने में प्रतिबंधों की एक पूरी श्रृंखला देखी है जो पुतिन और रूस को घेरने के लिए बनी है। और इस बात का खतरा पहले दिन से था कि अंततः पुतिन अपने इस सबसे मजबूत हथियार का इस्तेमाल करेंगे। अर्थव्यवस्था के लिए यह हथियार, यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह हथियार बहुत ही मारक साबित होगा। इस बात की संभावना पहले से थी। पुतिन ने रणनीतिक तौर पर बुल्गारिया और पोलैंड को टारगेट किया है। ये दोनों देश नाटो के करीबी देश हैं। बुल्गारिया से हालांकि अच्छे रिश्ते रहे थे पिछले समय तक रशिया के, लेकिन बाद में सरकार बदलने के बाद बुल्गारिया ने यूक्रेन पर रूस के हमले का विरोध किया और पोलैंड के साथ रिश्ते पहले से खराब हैं। पुतिन ने शर्त रखी थी कि जो देश रूबल में पेमेंट नहीं करेंगे गैस का, उनकी गैस की आपूर्ति रोक दी जाएगी। गैसप्रॉम जो वहाँ की मोनोपोली गैस सप्लायर है, जो रशिया की सबसे बड़ी गैस कंपनी है, उसने इन दोनों देशों की गैस सप्लाई में कटौती की है। दोनों देशों का कहना है कि ये उनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि रूबल में सप्लाई की जाएगी। जो अनुबंध था गैसप्रॉम के साथ वो यूरो और डॉलर में पेमेंट का था। लेकिन पुतिन ने प्रतिबंधों का जवाब देने के लिए एक तरह से ऊर्जा वार की शुरुआत कर दी। और इसके बाद पूरे यूरोप के बाकी देशों में, जैसा कि हमें पता है कि करीब 40% गैस यूरोप की रशिया से आती, सब जगह खास किस्म की सनसनी फैली हुई है और यूरोप अपनी तैयारियों में वापस लग गया है कि पुतिन को इसका जवाब कैसे दिया जाए। बिल्कुल सर, अब यूरोपियन यूनियन इसकी तैयारी कैसे कर रहा है? वो इस परिस्थिति को संभालने के लिए क्या कुछ कर रहा है? शुभम, करीब करीब $850 मिलियन पर डे का भुगतान करता है यूरोप रशिया को अपने तेल और गैस की सप्लाई के लिए। यूरोपियन यूनियन में की सबसे बड़ी दुविधा इस समय यह है कि यूरोप की कुछ कंपनियां जिनका सीधा समझौता है गैसप्रॉम के साथ या रशियन बैंक्स के साथ, जहां से गैस सप्लाई आ रही है, वो इस प्रतिबंध को तोड़ रही हैं, वायलेट कर रही हैं। और उन्होंने अपने रूबल अकाउंट खोल लिए हैं गैसप्रॉम बैंक में तेल की आपूर्ति, तेल मंगाने के लिए। और यहां से वो चुनौती शुरू होती है। और इसलिए कल यूरोपियन यूनियन ने बहुत सख्त शब्दों में अपने यूरोप के देशों की कंपनियों को इस बात की चेतावनी दी कि वो रूस को रूबल में भुगतान ना करें, क्योंकि यह प्रतिबंध का उल्लंघन होगा। इस चेतावनी के बाद कंपनियों पर शायद दबाव बनेगा कि वो वापस प्रतिबंधों के दायरे में ही समझौता करें और सौदेबाजी करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि पोलैंड ने कहा है कि उनके पास गैस की समस्या नहीं है। उन्होंने अपने लिए गैस का इंतजाम पहले से कर रखा था, जैसा कि हम मनी सेंट्रल में चर्चा करते हुए आए कि यूरोप अपनी तैयारियों में लगा था कि किसी भी समय ये नौबत आ सकती है, इसका ये हो सकता है। बुल्गारिया ने भी कहा है कि उसके पास अभी फिलहाल गैस की आपूर्ति की व्यवस्था मौजूद है, लेकिन यहां से अब यूरोपीय देशों के भीतर
खींचतान जरूर शुरू होगी, क्योंकि अभी तो ये छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं। जर्मनी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसकी गैस पर निर्भरता काफ़ी बड़ी है, और पूरे यूरोप की हर अर्थव्यवस्थाएं, छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाएं भी रूस के गैस और तेल पर निर्भर हैं। सर, क्या माना जाए कि इसका कोई तत्काल असर होगा फिर या नहीं? तत्काल असर कूटनीतिक तौर पर तो दिखाई देगा, पर अर्थव्यवस्थाओं पर तुरंत अभी कोई बहुत बड़ा असर यूरोप में नहीं पड़ने वाला है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि एक तो कुछ हिस्सों में विंटर की शॉर्टेजेस अब खत्म हो रही हैं, दूसरा ये कि काफ़ी देशों ने अपने स्टॉक्स रिजर्व्स बना लिए थे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने और यूरोपियन यूनियन ने देशों को चेतावनी दी थी। तात्कालिक तौर पर इसका असर नहीं है, लेकिन लंबे समय में इसका असर जरूर दिखाई देगा। और तात्कालिक असर अगर हम देखें तो हमें गैस की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देगी। ये आप मैप में देख सकते हैं कि यूरोप के किन किन देशों की कितनी निर्भरता है गैस के मामले में यूरोप में रूस के ऊपर। तो जैसे जैसे ये गैस की आपूर्ति रेगुलेट होना शुरू होगी, संभावना इस बात की है कि इसके बाद वो जर्मनी को, स्वीडन को और कुछ देशों के, लातविया जैसे देश हैं अपनी 100% गैस के लिए निर्भर हैं, इस्टोनिया जैसे देश हैं जो करीब करीब 40% गैस के लिए निर्भर हैं, फिनलैंड 67% गैस के लिए निर्भर है। तो अगर ये कम होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तत्काल गैस की कीमतें बढ़ती चली जाएंगी, और गैस की बढ़ती हुई कीमतें दुनिया की बाकी सारी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करेंगी। बाकी यूरोप के देशों के लिए अब चुनौती यह है कि वो जल्दी से जल्दी इसका विकल्प ढूंढें और तैयारी शुरू करें। सर, लंबी अवधि में इसका असर क्या होगा और अब रणनीति क्या होगी यूरोपीय देशों की? यहां से मुझे लगता है शुभम, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को, यूरोप के नेताओं को ये लग रहा था कि रूस ये करेगा, और अब रूस ने ऐसा कर दिया है। और इसको करने के बाद यूरोप के लिए अब अपनी गैस रूस पर निर्भरता खत्म करने की जो मुहिम है वो यहां से बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ेगी। अगले एक हफ्ते 2 हफ्ते के भीतर हमें यूरोपियन यूनियन से, जो मेरी बात हो रही थी वहां सूत्रों से और यूरोपियन डिप्लोमेट्स से ब्रसेल्स में और यूरोप में, अब यहां से यूरोप युद्ध स्तर पर रूस की गैस और तेल पर निर्भरता को सीमित करने के बड़े अभियान पर निकलेगा। और उस अभियान में एलएनजी के टर्मिनल बनाया जाना, शिप से या सी रास्ते से एलएनजी मंगाया जाना, वो सारी स्थितियां शुरू हो जाएंगी। और शायद यही वजह है कि पुतिन ने इसको भांप लिया था, इसलिए उन्होंने गैस की सप्लाई बंद कर ली है। तो अब ये एक निर्णायक जंग है जो शुरू हो गई है, जहां फाइनली लगभग वैसी स्थिति जो 1970 में आई थी, जब अरब देशों ने अमेरिका का तेल बंद किया था और अमेरिका को अपनी पूरी परिस्थिति बदलकर तेल पर की सप्लाई में आत्मनिर्भर होना पड़ा था। यूरोप के लिए लगभग भी वैसा ही यौम किपुर वाला मूवमेंट है, और यहां से यूरोप अब इस सप्लाई बंद होने के बाद अपनी गैस पर, रूस पर अपनी निर्भरता न्यूनतम करने की तरफ बढ़ेगा। और इस दिशा में हमें कई बड़े घटनाक्रम में बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल, युद्ध 2 देश लड़ रहे हैं, लेकिन असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया 50 साल की सबसे घातक महंगाई का सामना कर रही है। विश्व बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में ये कहा है। विश्व बैंक का मानना है कि युद्ध की वजह से कमोडिटीज़ और खाद्य महंगाई बढ़ रही है और 2024 तक ये बनी रह सकती है। दुनिया भर में रूस नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा निर्यातक है, साथ में कच्चा तेल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इसके अलावा पूरी दुनिया में गेहूं का जितना निर्यात होता है उसमें 1/3 हिस्सा रूस और यूक्रेन से ही आता है। दोनों देश के बीच युद्ध हो रहा है, इस वजह से सभी कमोडिटीज़ की कीमतों में एक तरह से मान लीजिए आग लगी हुई है और पूरी दुनिया महंगाई झेल रही है। सर, विश्व बैंक को क्या खतरा दिख रहा है? विश्व बैंक को बड़ा खतरा दिख रहा है। और शुभम में हम याद दिलाना चाहेंगे कि हम लोगों ने मनी 9 पर अपने इकोनॉमिकम के कार्यक्रम में इस पर चर्चा की थी कि दुनिया कमोडिटी सुपर साइकिल की तरफ जा रही है और एक बड़ी महंगाई कमोडिटीज के माध्यम से आएगी। ये बात लगभग हमने 1 महीने पहले शायद अपने कार्यक्रम में विस्तार से बताई थी, और वो परिस्थितियां सामने आ गई। वर्ल्ड बैंक की चेतावनी के भीतर जब जाएं और वर्ल्ड बैंक की घोषणा को देखें तो चौंकाने वाली, और भारत के लिए ये काफी चिंता की बात होनी चाहिए। विश्व बैंक ने कहा है कि 2022 में नॉन एनर्जी प्राइसेस 20% बढ़ेंगे। 20% नॉन एनर्जी जो कमोडिटीज के प्राइसेस हैं वो 20% बढ़ेंगे एवरेज, और फ्यूल और एनर्जी के प्राइसेस 2022 और 2022 में 50% बढ़ेंगे और 2024 तक उनमें 20 से 50% की बढ़ोतरी रहेगी। ये बड़ी घोषणा है और बड़ा आकलन है, जिससे दुनिया की सारी अर्थ सरकारों के बजट तितर बितर हो जाएंगे, ऑटो कंपनियों के बजट तितर बितर हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे देशों में जो अलग अलग तरीके की महंगाई आती है उस पर असर पड़ेगा। और ये वर्ल्ड बैंक ने अपनी इस चेतावनी में फूड इन्फ्लेशन को भी शामिल किया है। उसका कहना यह है कि इसकी बड़ी वजह यह है कि पूरी दुनिया में एक तो प्राकृतिक कारणों से, दूसरा युद्ध के कारणों से, जो 2 बड़े सोर्स हैं फूड के, एक ग्रेन और दूसरा एडिबल ऑयल, उनकी भी महंगाई तेजी से सामने हमें बढ़ती दिखाई दे रही है। विश्व बैंक की इस घोषणा के बाद 2 बड़ी चीजें सामने होंगी। एक,
अंतर्राष्ट्रीय बाजार इस पर रिएक्ट करेगा और हमें लंबे समय के लिए कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना बनती दिखेगी। फॉरवर्ड सौदों में जब वर्ल्ड बैंक कह रहा है तो दुनिया को लगेगा कीमतें आने वाले समय में बढ़ने वाली। दूसरी चीज है कि जिन जिन चीजों की डिमांड सप्लाई मिसमैच हम देख रहे हैं कोविड के दौर से, वो आने वाले समय में और बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया के देश जिनके पास भी विदेशी मुद्रा भंडार बेहतर हैं वो इस महंगाई से बचने के लिए और ज्यादा खरीद करेंगे और वो बाजार में कमोडिटीज की, एनर्जी के प्राइसेस में और ज्यादा बढ़ोतरी करेगा। तो विश्व बैंक की चेतावनी बेहद गंभीर है और भारत जैसे देशों के लिए तो और ज्यादा गंभीर है जिनके लिए ऊर्जा की निर्भरता सिर्फ आयात पर निर्भर है। ऊर्जा और अपने एडिबल ऑयल की बड़ी निर्भरता आयात पर है। अगली खबर एडिबल ऑयल के ही बाजार से और सबसे बड़े बाजार से। इंडोनेशिया ने पाम तेल निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया है उसमें अब क्रूड पाम ऑयल को भी शामिल कर दिया है। पहले इस तरह की खबरें आ रही थीं कि इंडोनेशिया के प्रतिबंध में क्रूड पाम ऑयल शामिल नहीं है, लेकिन बुधवार को इंडोनेशिया की सरकार ने क्रूड पाम ऑयल को भी प्रतिबंधित श्रेणी में रखने की जानकारी दी है। इंडोनेशिया में पाम तेल निर्यात रोक भारत के खाद्य तेल बाजार के लिए बड़ा झटका है। भारत में आयात होने वाले लगभग 135 लाख टन खाद्य तेल में 80 से 85 लाख टन पाम इंडोनेशिया से आयात होता है। 40 लाख टन तेल इंडोनेशिया से आयात होता है, टोटल 80 लाख टन में से। इतनी बड़ी मात्रा में तेल का स्रोत बंद होने के बाद भारत के सामने तेल की बड़ी दिक्कत हो सकती है। साथ ही पहले से खाने का तेल महंगा और महंगा हो सकता है। सर, भारतीय बाजारों के लिए इस बैन का क्या मतलब है? भारतीय बाजार के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा नकारात्मक खबर इससे इस समय नहीं हो सकती, महंगाई के समय। आज 28 तारीख से ये प्रतिबंध लागू हो जाएगा इंडोनेशिया में। और 2 दिन पहले इस तरीके की खबरें आई थी शुभम, तो मुझे भी आश्चर्य हुआ था कि इंडोनेशिया कैसे क्रूड पाम को इस प्रतिबंध से बाहर रख सकता है। लेकिन अब पूरी तरह स्पष्ट होकर आ गया है कि क्रूड पाम ऑयल, आरबीडी पाम ऑयल, कुकिंग ऑयल और यूज्ड कुकिंग ऑयल, यानी जितना पूरी बास्केट जो इंडोनेशिया से पाम और खाद्य तेल की एक्सपोर्ट होती थी वो सब इस प्रतिबंध के दायरे में आ गई है। इंडोनेशिया ने इस प्रतिबंध को वापस उठाने के लिए कोई समय सीमा नहीं तय की। उसने कहा कि जब तक कीमतें कम नहीं हो जाएंगी तब तक ये प्रतिबंध बना रहेगा। यानी एक तरीके का संकेत ये है कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था और दुनिया की बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं को अपने लिए एक लंबी खाद्य तेल की महंगाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लंबी मैं इसलिए कह रहा हूं शुभम, एक ये क्रॉप है, पाम की क्रॉप इतनी जल्दी नहीं आ सकती। इसकी सप्लाई, पाम का उत्पादन दुनिया के किसी देश में इतना ज़्यादा नहीं बढ़ सकता इतनी जल्दी कि इसकी जितना नुकसान इंडोनेशिया से होने वाली आपूर्ति में उसकी भरपाई की जा सके। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो दूसरे बड़े सप्लायर हैं सनफ्लावर ऑयल के, रशिया और यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए हैं। एक छोटा सा हिस्सा अर्जेंटीना से दुनिया में आता है, वहाँ कोशिशें शुरू ही, पर अर्जेंटीना अकेले इंडोनेशिया की जितनी सप्लाई है उसकी भरपाई नहीं कर सकता। इंडोनेशिया से भारत सरकार ने प्रयास शुरू किया है कि वो जो निर्यात पर ड्यूटी लगाते हैं उसको कम कर दिया जाए, पर ऐसा मौका इंडोनेशिया के एक्सपोर्टर्स के लिए पहली बार आया है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ी हुई हैं तो वो इस मौके का फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुकिंग ऑयल के साथ एक और बड़ी दिक्कत शुभम ये है कि कुकिंग ऑयल्स के रिजर्व या भंडार नहीं बनते दुनिया में आमतौर पर, क्योंकि कुकिंग ऑयल आता है, प्रोसेस होकर सेल होता चला जाता है। जैसे हम देखते हैं कि अनाज के भंडार हैं, कच्चे तेल के भंडार हैं, कुछ धातुओं के भंडार हैं, और इसलिए एडिबल ऑयल की महंगाई आने वाले समय में भारत जैसे देश में जहाँ पहले से ही हम पिछले 2 साल से लगभग खाद्य तेल की महंगाई झेल रहे हैं, वहाँ ये बड़ा सप्लाई क्रंच है और इसे पूरा होते होते और पाम ऑयल की सप्लाई नॉर्मल होते होते 1 साल का समय तो लगभग लग ही जाएगा। बिल्कुल। चलिए, अगली खबर भारत से जरूर है, लेकिन इसके तार भी रूस यूक्रेन युद्ध से ही जुड़े हैं। खरीफ सीजन की तैयारी कर रहे किसानों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने डीएपी पर सब्सिडी को बढ़ा दिया है। सब्सिडी को 1650 रुपये से बढ़ाकर 2501 रुपये प्रति बैग कर दिया गया है। सब्सिडी में बढ़ोतरी के बाद किसानों को डीएपी और एनपीके उर्वरक मौजूदा दाम पर ही मिलते रहेंगे। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फर्टिलाइजर और रॉ मटेरियल की बढ़ती कीमतों के बाद लिया गया है। ये बात गौर करने वाली है, ये सब्सिडी फिलहाल केवल खरीफ सीजन के लिए यानी कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाई गई है। सर, सब्सिडी बढ़ा दी गई है, मौजूदा दाम पर मिलती रहेगी, ये बात क्लियर है। उपलब्धता तो कोई चुनौती नहीं बनेगी? जब भी ऐसी परिस्थिति आती है जब कच्चे माल की किल्लत होती है, सब्सिडी तो फर्टिलाइजर पे पहले से ही भारत में बनी हुई है और लगातार सस्ती फर्टिलाइजर उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो उसकी संभावना दिखाई देती है। जब भी फर्टिलाइजर के कच्चे माल की कमी हमें दिखाई देती है और आयात कम होता है कच्चे माल का, तो कंपनियों को सब्सिडी के भुगतान में केंद्र सरकार से देरी होती है।
और उसका असर हमें बाजार में आपूर्ति पर दिखाई देता है। हमने भारत में सब्सिडी की कमी के कारण फर्टिलाइजर की किल्लत होते कभी नहीं देखी। फर्टिलाइजर की किल्लत हमेशा और फर्टिलाइजर की शॉर्टेज होना भारतीय बाजार के लिए एक आम बात है और अक्सर होती रहती। वो इसलिए होती है क्योंकि जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच है और जो कच्चे माल की आपूर्ति की दिक्कत है, उसके कारण बाजार में पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती। अब यहाँ जब सरकार ने थोड़ा पहले ये समझकर फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ा दी है ताकि बाजार में कंपनियों को आश्वस्त रहे कि वो जितनी फर्टिलाइजर बना रहे हैं खरीफ की फसलों के लिए, खासतौर पर नॉन यूरिया फर्टिलाइजर, उसके लिए उनको पैसा मिलता रहेगा। फिर भी ये इंश्योर करना सरकार के लिए जरूरी होगा कि इस गारंटी के बाद भी बाजार में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध रहे, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा खरीफ के सीजन में यह है कि इसके बाद भी बाजार में खरीफ के उर्वरक की किल्लत हो सकती है, शॉर्टेज हो सकती है। बिल्कुल, और सरकार इसके लिए ये किल्लत ना हो इसके लिए कुछ देशों से भी बातचीत कर रही है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धता बनाई जा सके। बिजली एक ऐसा संकट है जिस पर आपको याद होगा, अब तो खबरें आपको चारों तरफ दिखती हैं, लेकिन शायद मनी 9 ने आपको ये जानकारी अब से 15 दिन पहले या 20 दिन पहले ही दी थी कि भारत में बड़ा बिजली संकट आ सकता है। और अब आप देखिए हर रोज़ आपको सुर्खियाँ मिल रही हैं, कहीं बड़े पावर कट लग रहे हैं, कहीं बिजली प्लांट पर कोयला नहीं है, कहीं कोयले की उपलब्धता नहीं, ऐसी तमाम खबरें मिल रही हैं। आज भी बिजली संकट से जुड़ी 2 बड़ी खबरें आई। पहली खबर ये है कि राज्यों ने ये आरोप लगाया है कि पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो बिजली बनाकर एक्सचेंज पर बेचने नहीं आ रहे हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वहाँ कैपिंग है और वो 12 रुपये के भाव, जो अधिकतम भाव तय किया गया है 12 रुपये प्रति यूनिट, उस पर बेचने नहीं आ रहे हैं और वो सीधे डील करने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्यों से। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर यह कि आयातित कोयले से बिजली का उत्पादन करने वाले बिजली संयंत्र कोयले की कमी का सामना कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमतें बढ़ने की वजह से इन प्लांट्स ने कोयले का आयात कम किया था। यही वजह है कि उनके पास सप्लाई की अब कमी है। अब ये केंद्र सरकार ने राज्यों को बोला है कि आप कोयले का आयात कीजिए। सर, दोनों खबरों का क्या मतलब है मौजूदा संकट की रोशनी में? अगर हम देखें तो मौजूदा संकट की रोशनी में दोनों खबरें और अंधेरा बताती हैं पूरे पावर सेक्टर के भीतर। पहली चीज़ ये कि बिजली की शॉर्टेज के कारण जो बिजली प्रोड्यूसर हैं, यानी जिनको हम बिजली उद्योग की ज़बान में जेनकोस कहते हैं, जनरेशन कंपनीज, वो एक्सचेंजेस को बाईपास कर रही हैं। भारत में पावर एक्सचेंज है जहाँ बिजली की खरीद फरोख्त होती है, जिसके पास बिजली होती है वो बेचने आता है। 3-4 राज्य, खासतौर पर वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ने सरकार से ये कहा है कि पावर एक्सचेंजेस पर जो सेल बिड्स हैं, यानी बेचने की जो बोलियां हैं, वो 70% गिर गई हैं। यानी बिकवाल पावर एक्सचेंज में मौजूद नहीं है जिससे बिजली खरीदी जा सके। इसकी बड़ी वजह यह है कि रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली की कीमतों पर 12 रुपये प्रति यूनिट का 12 रुपये प्रति उसका पैकेज लगा दिया था, कैपिंग कर दी थी, जो 20 रुपये तक जाने की बात चल रही थी, 12 रुपये पर यूनिट से। अब ये कंपनियां राज्यों से और प्राइवेट कंपनियां जो कि बिजली की सीधे ग्रिड से खरीदती हैं या कंपनियों से खरीदती हैं, उनसे अलग से डील कर रही हैं और इसके कारण बाजार में बिजली की एक्सचेंज में बिजली की शॉर्टेज हो गई है। दूसरी सबसे बड़ी और चिंताजनक बात यह है कि केंद्र सरकार को राज्यों से कहना पड़ा है कि वो तत्काल के नहीं, कम से कम 3 साल के लिए कोयले के इंपोर्ट की तैयारी शुरू करे और कई सारे राज्य कोयले के इंपोर्ट की लाइन में सामने आ गए हैं। भारत दुनिया का वैसे भी दूसरा सबसे बड़ा कोयला इंपोर्टर, इसके बाद भी कि भारत में कोल इंडिया सप्लाई का 80% कोयला देती है, भारत में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोल रिजर्व है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन भी है। इसके बाद भी कोयले की इस शॉर्टेज ने सरकार के पूरे कोयला प्लान को, पूरे एनर्जी प्लान को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। 1-2 साल पहले तक सरकार कोयले का आयात कम करने की बात कर रही थी, अब राज्य सरकारों को इस बात की इजाजत दी जा रही है कि वो कोयला खरीदें। अब यहाँ जो सबसे बड़ी दुविधा शुभम हमारे और आपके और तमाम उपभोक्ताओं के लिए वो ये है कि कोल इंडिया तो सस्ता कोयला दे सकती है, पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कोयले की कीमत वैसे भी काफी चढ़ी हुई है, महंगा, और भारत बड़ा इंपोर्टर है कोयले का, और भारत से कोयले की डिमांड बढ़ने का मतलब यह है कि इंडोनेशिया की कंपनियां, ऑस्ट्रेलिया की कंपनियां, खासतौर से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जहां से भारत को कोयला आता है, वहां पर कोयले की कीमतें बढ़ेंगी। अब ये बढ़ी हुई कीमतों का कोयला खरीदकर राज्य सरकारें क्या उस दर पर बिजली दे पाएंगी जिस दर पर अभी वो दे रही हैं? और अगर पास थ्रू का सिस्टम आता है और इस महंगे कोयले के इस्तेमाल से आने वाले 6 महीनों में बिजली बनाई जाती, कोयला आने में समय लगेगा, कटौती रहेगी, इससे राहत तत्काल नहीं मिलेगी। जो कोयले के ऑर्डर होंगे उसके बाद वो पहुंचेंगे, पोर्ट पर आएंगे, पोर्ट से देश के भीतरी हिस्सों में बिजली घरों तक आएंगे, रेलवे की मदद की जरूरत होगी। सारी प्रक्रिया में 3-4 महीने का समय लगेगा। यह गर्मी तो बिजली में बीतेगी ही, बिजली की कटौती में बीतेगी ही, लेकिन इसके बाद जो उस कोयले से बिजली बनेगी वो शर्तिया महंगी होगी, ये बात तय है। और तभी बिजली घर या बिजली कंपनियां या बिजली वितरण कंपनियां उस कोयले की कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और इसलिए ये बिजली क्षेत्र में अभूतपूर्व किस्म का संकट है, जिसे हम लगातार अलग अलग तरह से मनी सेंट्रल में की चर्चाओं में बताते रहे हैं।
अंशुमान जी की पूरी बात से दो बात समझ में आई। पहली, इधर भी अंधेरा है, गर्मियां तो अंधेरे में बीतेंगी, और उधर भी अंधेरा है क्योंकि जब बिजली आएगी तो महंगी आएगी। अगली खबर, बुधवार को दिग्गज एफएमसीजी कंपनी एचयूएल के नतीजे जारी हुए हैं। ये नतीजे अर्थव्यवस्था की एक बड़ी असंगति को दिखाते हैं। हमने कई बार अपने अलग अलग कार्यक्रमों में, मनी सेंट्रल में, इकोनॉमिका में ये बताया है कि कैसे महंगाई कंपनियों के नतीजे प्रभावित करती है। सर, एचयूएल में भी यही कहानी दिखी? एचयूएल के नतीजे भारत की अर्थव्यवस्था का खपत का एक किस्म का थर्मामीटर या संकेतक है, इंडेक्स हैं। चौथी तिमाही में भारत की सबसे बड़ी उपभोक्ता उत्पाद कंपनी, जो खाने के सामान से लेकर आटे से लेकर कॉस्मेटिक्स तक बनाती है, मात्रा में, वॉल्यूम में उसकी बिक्री में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। यानी पिछली 4 तिमाहियों में भी अगर वो 100 पैकेट साबुन बनाती थी तो साबुन उतने ही बिक रहे हैं। लेकिन उसके मुनाफे में, रेवेन्यू में 11% की बढ़ोतरी हुई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8% बढ़ा, लेकिन मार्जिन में करीब 24.5% से घटकर 24% की कमी आई। ये हमें बता रहा है कि अब पूरी तरह से उपभोक्ता उत्पाद कंपनियां महंगाई के सहारे प्रॉफिट बढ़ा रही हैं। हमें याद होगा कि पिछले 4 क्वार्टर में लगातार हिंदुस्तान लीवर ने अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाई हैं, जिन्हें हम बार बार आपको बताते रहे, रिपोर्ट करते रहे जब वो कीमतें बढ़ी हैं। उसमें हिंदुस्तान लीवर के सारे डिटर्जेंट, सोप सेगमेंट है, हिंदुस्तान लीवर का फूड सेगमेंट है, और हिंदुस्तान लीवर का और भी बाकी जो प्रोसेस्ड फूड सेगमेंट है, उन सारी जगह कीमतें बढ़ी हैं। अब अगर रिजल्ट को आप भीतर से जाकर इसको, आंकड़े को खोलने की कोशिश करें, लोग खरीद नहीं रहे हैं, ज़्यादा लोगों की खपत नहीं बढ़ी है, कीमत बढ़ी है, और उस कीमत बढ़ने के कारण कंपनियों को मुनाफा हो रहा है। और यह महंगाई का शुभम सबसे असंगत और सबसे विद्रूप पहलू है। जहां मांग नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, डिमांड नहीं आ रही और महंगाई बढ़ रही है, और वो महंगाई हमें हिंदुस्तान लीवर के रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होती। यही स्थिति आपको और एफएमसीजी कंपनियों में या बाकी सेक्टर्स की कंपनियों के नतीजों में भी आने वाले समय में दिखाई दे सकती है। बिल्कुल, और कंपनी के नतीजे आने के बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने ये ज़रूर कहा है कि मॉनसून अगर अच्छा रहा और जिस हिसाब से फसल बिक रही है, इस समय किसानों के हाथ में पैसा आ रहा है, जो दूसरी छमाही होगी इस साल की, वो शायद कंपनियों के लिए बेहतर रह सकती है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट एलआईसी पे। एलआईसी का आईपीओ लंबे इंतजार के बाद फिलहाल शेयर बाजार में दस्तक देने के लिए तैयार है। कब खुलेगा, कितने का खुलेगा, कितने में मिलेगा, किसके लिए क्या कोटा है, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में इस एलआईसी को लेकर होंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आप केवल मनी 9 की ये रिपोर्ट देखिए, इसको सहेज के रखिए, इसको शेयर कीजिए, क्योंकि एलआईसी में निवेश से पहले उससे जुड़ी हर जानकारी आपको सिर्फ इस पैकेज में मिल सकती है। एलआईसी के शेयर बाजार में लिस्ट होने का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। इस बड़े आईपीओ को शेयर बाजार में जोर शोर से लिस्ट कराने की पूरी तैयारी है। बाजार के विशेषज्ञ मान रहे हैं कि एलआईसी की वैल्यूएशन काफी आकर्षक है और इस आईपीओ में निवेशक जमकर दांव लगाएंगे। अनुमान यहां तक है कि इस कंपनी में निवेशकों के पैसे दोगुना करने का मादा भी है। अगर आप भी एलआईसी के आईपीओ में निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं तो इससे जुड़ी कुछ बारीकियों को जान लीजिए। एलआईसी का आईपीओ 4 मई को खुलकर 9 मई को बंद होगा। रिटेल निवेशकों के लिए सामान्य तौर पर आईपीओ 3 दिन सब्सक्रिप्शन के लिए खुलता है, लेकिन एलआईसी को 4 कारोबारी सत्र मिलेंगे। एक अतिरिक्त दिन बाजार में उतार चढ़ाव और एलआईसी के बड़े आकार को देखकर रखा गया है। आईपीओ का प्राइस बैंड 902 रुपए से लेकर 949 रुपए तय किया गया है, लेकिन अगर आप रिटेल निवेशक या एलआईसी के कर्मचारी हैं तो 45 रुपए का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। पॉलिसी होल्डर्स को इससे ज्यादा 60 रुपए डिस्काउंट दिया जा रहा है। आईपीओ में पैसा लगाने के लिए लॉट साइज 15 शेयरों का रखा गया है, यानी अपर प्राइस बैंड को आधार माने तो 14,235 रुपए में एक लॉट मिलेगा। छोटे निवेशक ज्यादा से ज्यादा 14 लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं। आईपीओ में 50% हिस्सेदारी संस्थागत निवेशकों के लिए रखी गई है, जबकि 15% हिस्सेदारी बड़े गैर संस्थागत निवेशकों यानी एचएनआई के लिए है। रिटेल निवेशकों के लिए 35% हिस्सेदारी रखी गई है। हालांकि 30 करोड़ पॉलिसी धारकों को दोनों श्रेणी में 10% तथा कर्मचारियों के लिए 0.7% हिस्सा रखा गया है। एलआईसी में सरकार अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचेगी, जिसके लिए कुल 22 करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे। इस बिक्री के जरिए सरकार को करीब 21,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी।
कंपनी अगर अपर प्राइस बैंड यानी 949 रुपए या उससे ऊपर लिस्ट होती है तो उसकी कुल मार्केट वैल्यू 6 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच सकती है। आईपीओ की लिस्टिंग 17 मई को होने की संभावना जताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या एलआईसी की लिस्टिंग प्रीमियम पर होगी और क्या इसमें पैसा लगाना बनता है। ब्रोकिंग कंपनी केआर चौकसी के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चौकसी का मानना है कि एलआईसी की वैल्यूएशन सरकार ने काफी आकर्षक रखी है। ये बाजार की अन्य कंपनियों की तुलना में सस्ती है। चौकसी का मानना है कि एलआईसी की एसेट अंडर मैनेजमेंट अगले 10 से 12 साल में कई गुना बढ़ने की संभावना है। ऐसे में लंबी अवधि के लिए किया गया निवेश मोटा पैसा बना सकता है। एलआईसी की वैल्यूएशन को आकर्षक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि बाजार में लिस्ट अन्य कंपनियां अपनी एम्बेडेड वैल्यू की तुलना में 3 से 4 गुने पर कारोबार कर रही हैं। ऐसे में एलआईसी का 1.1 गुने पर आईपीओ आना वैल्यूएशन के लिहाज से काफी आकर्षक है। मनी 9 की सलाह। मनी 9 की सलाह है कि पहले 1 या 2 दिन में आवेदन करने की जल्दबाजी ना करें। 8 मई तक इंतजार करें और ये देखें कि आईपीओ को कैसा रिस्पांस मिल रहा है, उसके बाद ही निर्णय लें। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो आईपीओ में शेयर न मिलने से बिल्कुल निराश ना हो। इस इशू के लिए हो हल्ला शांत होने के बाद आप आराम से बाजार से शेयरों की खरीद कर आगे पैसा बना सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म के निवेशकों को अच्छा फायदा दे सकता है। मनी 9 के लिए हर्ष चौहान। सर, हर्ष चौहान की इस रिपोर्ट में हमको एलआईसी के बारे में तो सब कुछ पता चल गया, लेकिन क्या वाकई जितना भरोसा दिखाया जा रहा है इतना मुनाफे का सौदा है एलआईसी? तात्कालिक तौर पर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें, क्योंकि हमेशा स्टॉक मार्केट में जो आईपीओ आते हैं उन्हें बाकी सारी चीज़ों के साथ कंपनी के फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन के आधार पर आंकना चाहिए। और ये रिपोर्ट ये बता रही है और जो सबके सामने सबको पता भी है कि एक तो प्राइस के हिसाब से ये छोटे निवेशकों के लिए, मझोले निवेशकों के लिए अच्छा मौका है। कम से कम 2-2.5 साल तक इस स्टॉक्स पे, एलआईसी के स्टॉक पे अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि फंडामेंटल्स मजबूत हैं कंपनी के। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगर एलआईसी के किसी भी प्रतिस्पर्धी को देखा जाए जो इसका आधा और 1/3 है बाजार में हिस्से के आधार पर, सरकार की साख के आधार पर, ब्रांड की पावर के आधार पर, उसके स्टॉक्स अगर 2 या 2.5 के मल्टीपल पर बिक रहे हैं तो उसकी तुलना में तो फिर आपको ये स्टॉक बहुत सस्ता मिल रहा है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो एलआईसी क्या आईपीओ निवेश के लिहाज से बेहतर विकल्प है, क्योंकि वैल्यूएशन इसका काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। थोड़े समय के लिए इसमें अच्छे रिटर्न की भी उम्मीद है, बस बशर्ते आपकी लॉटरी लग जाए, क्योंकि इशू का साइज छोटा है और इसलिए बहुत सारे लोगों को बोली लगाने के बाद भी निराशा हाथ लग सकती है। लेकिन फिलहाल एलआईसी का आईपीओ, बहुप्रतीक्षित महत्वाकांक्षी आईपीओ, निवेश का एक बेहतर मौका तो है ही कुछ समय के लिए। सर, क्या ये वैल्यूएशन सरकार ने जानबूझकर कम रखी है इसीलिए कि निवेशकों की थाली में कुछ बचे? आप ये कह सकते हैं। अगर आप इसे इस तरफ से देखें तो माने कि सरकार चाहती थी कि निवेशकों को सस्ता मिले, पर अगर ये लॉजिक इसलिए स्टैंड नहीं करता कि अगर सरकार उस सस्ता रखना चाहती थी तो इशू का साइज छोटा क्यों रखा गया। अगर चाहते तो ज़्यादा लोगों को दिया जा सकता था, फिर 21,000 करोड़ के इशू की जगह 60-65,000 करोड़ का इशू होता। आप कल्पना करिए कि अगर इस शेयर का प्राइस ये होता और बड़ा इशू साइज होता तो ज़्यादा छोटे निवेशकों को इसका हिस्सा मिलता। सरकार को कहीं ना कहीं असमंजस और आशंका थी कि अगर हमने बहुत ज़्यादा प्राइस किया, अभी पेटीएम के शेयर का हमने भाव देखा है, बाकी सारी कंपनियों के शेयरों का भाव देखा है स्टॉक्स की, तो अगर बहुत ज़्यादा प्राइस किया और मार्केट में इसमें बाद में लिस्टिंग के बाद गिरावट आई, सेल्स सेल ऑफ आया, सही निवेश नहीं मिला, तो इससे सरकार के पूरे विनिवेश कार्यक्रम पर और एलआईसी की साख पर गहरा असर पड़ेगा। तो सरकार कंजर्वेटिवली आई है, इसमें कंजर्वेटिव है, इसमें सुरक्षित ढंग से खेलने की कोशिश की गई है। इशू का साइज छोटा रखा गया है, सब्सक्रिप्शन का कोई चैलेंज नहीं होगा, इशू सब्सक्राइब होगा। फिर भी इस छोटे साइज के आधार पर भी ये शेयर बाजार का सबसे बड़ा आईपीओ तो वैसे भी हो ही गया है। सर, लेकिन एलआईसी पॉलिसी धारकों के लिए तो ये अच्छी खबर है कि अगर आ रहा है तो पारदर्शिता बढ़ जाएगी, कंपनी अब लिस्ट हो जाएगी, हर 3 महीने में उसके बारे में पता चलेगा। हाँ, ये बड़ा रिफॉर्म है और इसी पर हम लगातार एम्फेसिस करते रहे हैं अपनी चर्चाओं में कि एलआईसी की लिस्टिंग अपने आप में पॉलिसी धारकों के लिए एक बड़ा मौका है, जिसमें वो उस कंपनी के कामकाज को, उसके निवेश को, उसके नुकसान के, उसके फायदे को, उसके फंसे हुए कर्ज को, इसे कायदे से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। जिस कंपनी की पॉलिसीज वो दशकों से खरीदते चले आ रहे हैं और उसके भीतर क्या हो रहा है ये पता नहीं, और यही बाजार में कंपटीशन की शुरुआत भी होगी। इसके बाद अब एलआईसी किसी भी दूसरी कंपनी की तरह हमें दिखाई देगी। हम और आप आज
हिंदुस्तान लीवर के नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं। ICM, हाँ, LIC अगली तिमाही में LIC के नतीजों पर, भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के नतीजों पर, उसने कितना नई सिंगल प्रीमियम पॉलिसी बेची है, कितना प्रीमियम आया है, कितना नुकसान हुआ है, शेयर बाजार के किस स्टॉक में उसने कितना पैसा लगाया, इस पर बातचीत कर पाएंगे और यही इस लिस्टिंग की सबसे बड़ी सफलता होगी। बिल्कुल, इस लिस्टिंग की यही सबसे बड़ी सफलता है और आपके लिए ये मौका भी है, क्योंकि बाजार के विशेषज्ञ, अंशुमान जी, सब लोग ये मान रहे हैं कि ये जो वैल्यूएशन है बहुत अट्रैक्टिव है और अगर आपका मौका लगता है, आप आईपीओ में दांव लगाते हैं, बोली लगाते हैं और आपको मिलता है, तो निश्चित तौर पर आपको एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लेकर ज़रूर इसमें पैसा लगा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। सर, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, खबरों के विश्लेषण के लिए। आपने अब तक अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। कल शाम को 7 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।